गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 जून। हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को, साथ ही हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि कोहाला पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन में कौन सा दो देश शामिल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर चीन और पाकिस्तान हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा जानते हैं, यह जो कोहाला पनबिजली परियोजना है यह कौन सी नदी पे बनाई जा रही है। तो यह झेलम नदी पे बनाई जा रही है। यह जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, साथ ही भारत इसका विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है, चलिए थोड़ा हम इसे देखते हैं थोड़ा मैप के माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा देश भारत, ये रहा पाकिस्तान, और ऊपर में देख सकते हैं ये चाइना। तो जो चाइना से एक सड़क बनाने की बात की जा रही है वह कौन सी सड़क है। जैसा कि आपको पता होगा, एक कॉरिडोर की बात की जा रही है। कौन सी कॉरिडोर, तो CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि गलियारा। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट। पाकिस्तान में चाइना के द्वारा एक पोर्ट विकसित किया गया है, तो उस पोर्ट का नाम क्या है, ग्वादर पोर्ट। तो इसका लोकेशन देख सकते हैं यहीं पे है ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट के ठीक बगल में आप देख सकते हैं ईरान है। तो ईरान में एक पोर्ट यहाँ पे विकसित किया गया है, उसका नाम है चाबहार पोर्ट। तो वो भारत की मदद से किया गया है चाइना को टक्कर देने के लिए। कहाँ, तो ईरान में। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि यह जो CPEC है इसका उद्देश्य पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट यानी कि ग्वादर बंदरगाह से चीन के सिंजियांग एक प्रांत है, वहीं से एक सड़क के माध्यम से यहाँ पे एक हाईवे का निर्माण करना है। साथ ही कम समय में तेल का, गैसों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुँचाने का कार्य करना है। यह जो गलियारा है यह कहाँ से जाता है और क्यों विवाद का कारण है, थोड़ा हम इसे देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप, हरे कलर में यहाँ पे POK वाला रीजन दिखाया गया है, यानी कि पाकिस्तान जो अधिकृत कर रखा है क्षेत्र भारत का, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसी क्षेत्र से यह सड़क गुजरता है, भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। तो देख सकते हैं ये गिलगित का क्षेत्र है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। बालिस्तान है, बलूचिस्तान है। तो ये सारे जगहों से होकर यह सड़क गुजरती है, तो भारत इसका विरोध कर रहा है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, यह हाल ही में 4 जून को मनाया गया। क्यों यह मनाया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए यह मनाया जाता है, जितने भी बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, ये देखिए जीके के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो KCC है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत कब किया गया था, कब इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। तो आपको जानना है 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, तो किसान क्रेडिट कार्ड की। क्या है यह, तो यह किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराता है, किसान क्रेडिट कार्ड। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, तो यशवंत सिन्हा उस समय वित्त मंत्री थे। और यह जो मॉडल है किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया है, तो जो नाबार्ड है उसी के द्वारा यह बनाया गया था। जैसा कि नाबार्ड के बारे में कई बार बताया गया है कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रश्न क्या था, इसका आंसर देख लीजिए, नहीं बताया गया अभी। तो जो KCC अभी शुरुआत किया गया है, इसके तहत कितने जो डेयरी किसान हैं उनको यह क्या किया जाएगा, तो क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। कितने करोड़ किसानों को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 करोड़ किसानों को। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस अभियान के तहत भारत सरकार अगले 2 महीनों के भीतर यानी 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो काफ़ी ये फिल्मकार के बड़े क्षेत्र से थे, मतलब कि ये फिल्मकार से संबंधित थे। फिल्म में इनका जो ओहदा था काफ़ी बड़ा था, तो ये आपको याद रखना। तो ये किससे थे, फिल्मकार से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो कुछ फिल्में हैं देख सकते हैं, रजनीगंधा, छोटी सी बात, इसके अलावा यह धारावाहिक में भी काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0
ई बुकलेट का विमोचन किसने किया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह देख सकते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो यह क्या है? तो यह नरेंद्र मोदी का, जैसा कि आपको पता होगा कि जो बीजेपी का कार्यकाल है, एनडीए का कार्यकाल है, वह दूसरा कार्यकाल है, क्योंकि 2014 से 2019 तक, फिर उसके बाद एक नया कार्यकाल स्टार्ट हुआ। तो नए कार्यकाल का पहला वर्ष इस बार हुआ है, तो उसी के उपलक्ष्य में यह पुस्तक, यह बुकलेट जारी किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अब आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आयुष का जिक्र किया जा रहा है। किसका? तो आयुष का। तो यह मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया था। तो कब? 2014 में। आयुष का मतलब क्या होता है? तो A4 क्या होता है? तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, A4 क्या होता है? तो आयुर्वेदा। Y4 क्या होता है? तो योगा एंड नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी मीन्स प्राकृतिक चिकित्सा। U से देख सकते हैं, तो U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। तो ये सारे देख रहे हैं कि सारों के एक जगह संकलन करके एक मिनिस्ट्री बनाया गया। वह कौन सा है? तो आयुष मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो श्रीपद नायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, बासु चटर्जी तो फिल्मकार थे, उनका निधन हो गया है, तो इनके बारे में बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णेंदु मजूमदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बाफ्टा क्या है? तो ब्रिटेन की है। तो यहाँ पे जान सकते हैं कि जैसे कि अमेरिका में ऑस्कर है, उसी के तर्ज पे बाफ्टा को आप समझ सकते हैं। तो जो बाफ्टा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। तो इनका आपको नाम याद रखना है, क्या था? तो कृष्णेंदु मजूमदार। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर यहाँ पे दिख चुका होगा। तो बताया जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अब चलिए हम थोड़ा विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं कि इसकी बैकग्राउंड के जानते हैं कि इसको मनाना कब स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी थी, और इसे रेगुलर कब से मनाया जा रहा है? 1974 से, यानी कि 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अब आपको ये जानना है कि जब पहली बार मनाया गया था तो वह कहाँ मनाया गया था? तो इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं। तो स्टॉकहोम कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी है, तो वहीं मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण इसे मनाया जाता है। इस दिन अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप जो पर्यावरण है उसको ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, उसको बनाए रखें आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए। तो ये ऐसा यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन किया जाता है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया? तो अभी हाल ही में किया गया, इसमें लगभग 50 देशों ने इसमें भाग लिया। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। तो इसकी मेज़बानी किसके द्वारा किया गया? तो यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया, भारत भी इसका हिस्सा बना था। अगला प्रश्न है कि ट्विटर ने किसको बोर्ड ऑफ अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो पहले गूगल के CFO भी रह चुके हैं? तो देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया गया है। तो ये पैट्रिक पिचेट हैं, ये कनाडा के व्यक्ति हैं। तो पहली बार यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यह इतिहास में पहला मौका है जब कोई बाहरी व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच के 91वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ऐसा कौन सा करेगा? तो ये दावोस करेगा। दावोस के बारे में तो आपको पता होगा, यह कहाँ का शहर है? तो यह स्विट्जरलैंड का एक शहर है। नेक्स्ट है कि CII के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो अभी ये उदय कोटक ने यह पदभार संभाला है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उदय कोटक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अगला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि इनमें से किसके द्वारा विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश योजना, किस योजना की बात की जा रही है? स्वदेश योजना। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है।
स्वदेश का आपको फुल फॉर्म याद रखना है एवं जानना है कि स्वदेश है क्या। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। देख सकते हैं 3 मंत्रालयों का एक संयुक्त पहल है। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल लाई है। कौन सी? तो स्वदेश। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है, तो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। फिर से क्या है, तो स्किल्ड वर्कर्स, जितने भी स्किल्ड वर्कर हैं वो वंदे भारत के तहत क्या हुए हैं, तो उनको विदेशों से इंडिया में लाया जा रहा है, तो उनके डेटाबेस किया जा रहा है और उनको एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देने की बात की जा रही है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न आज का काफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जीके को भी। तो ये क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब आप सैलून या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपका आधार कार्ड दिखाना होगा, उसका जिराक्स देना होगा। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तमिलनाडु के द्वारा। अब क्यों किया गया है, तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। नियमों के अनुसार उल्लिखित सेवा प्रदाताओं को कोविड-19 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में ग्राहकों को फ़ोन नंबर, उनका नाम, पता, आधार संख्या का रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि अगर पता चले कि उस व्यक्ति को संक्रमण था या कैसे भी कुछ हो तो उसको ट्रेसिंग किया जाए, उसको बाद में पता लगाया जाए। अब चलिए तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु को थोड़ा मैप में देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप, तमिलनाडु की देखिए सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है, यह स्पष्ट है। आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरला से। इधर बंगाल की खाड़ी है, देख सकते हैं नीचे में हिंद महासागर। इसके बाद आपको जानना है कि जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी तो चेन्नई है, एवं यहाँ का एक जलप्रपात है वह आपको याद रखना है, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वे कौन सा जलप्रपात है, तो देख सकते हैं होगेनकाल, तो होगेनकाल, ये देख सकते हैं यही वहाँ का एक जलप्रपात है जो आपको याद रखना है। होगेनकल जलप्रपात कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अब चलिए तमिलनाडु के बारे में जानना है कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1 नवंबर को हुआ था और 1956 में। यहाँ के जो गवर्नर है वे कौन है, तो बनवारीलाल पुरोहित है, एवं यहाँ के जो सीएम है इडापडी के पलाना स्वामी। अब चलिए हम यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नेशनल पार्क। पहला देख लीजिए कौन सा है, तो ग्रास हिल नेशनल पार्क। नेक्स्ट गुइंडी, तो ये गुइंडी के बारे में याद रखिएगा, यह पूछा भी गया है कि गुइंडी जो नेशनल पार्क है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। यहाँ पे देख सकते हैं कैरियन, तो जो कैरियन नेशनल, यहाँ पे देख सकते हैं 16 आपको बताया गया था कि लगभग केरला में है, लेकिन कैरियन 16 नेशनल पार्क कहाँ है, तो वे तमिलनाडु में है। तो इससे भी आपको वहाँ से केरल वाले से रिलेट करके याद रखना है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। मुकुर्थी भी एक बार हाल ही में पूछा गया था किसी करंट के एग्ज़ाम में कि जो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है, तो आपको जानना है कि जो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है वह भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो पंपादुम 16 नेशनल पार्क। तो देखिए एक और 16 वाला आ गया, तो 16 करके केरल बताया गया था, लेकिन उससे कंफ्यूज हो जाएगा, तो थोड़ा इसको इंडिविजुअल याद करिएगा। तो यहाँ पे इसको देखिएगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है, जिलो मोल मैरियट थॉमस एशिया की पहली ऐसी महिला बनी है जिसने बिना हाथों से कार चलाई है। देख सकते हैं इनके बचपन से इनके हाथ नहीं है, तो बिना हाथ से ये कार चला रहे हैं, यानी कि पैर से, और इनको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल चुका है, ये बड़ी बात है। तो यह किस देश की हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एशिया के चूँकि पहली बनी है, तो आपको याद रखना ये भारत की हैं। और भारत में किस राज्य से संबंधित है, तो भारत में यह केरला की हैं। तो इनके बारे में जानना है। इनको बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है, जैसा कि बताया गया, पैरों से ये ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब चलिए रिवीजन का समय आ गया, देखते हैं आपको कितना याद है। आप इसे वीडियो को रोककर खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न था कल का कि जीरो कॉन्टैक्ट राइड यानी कि शून्य संपर्क राइड किसके द्वारा विकसित किया गया था और क्यों किया गया था, तो ये तो आपको पता है, तो यह उबेर कैब के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया गया था, तो यह 3 जून को
बनाया गया था। अगला प्रश्न था कल का कि अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह DRDO के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पी नामग्याल का निधन हो गया, वह कौन थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वे समाज सेवी के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिनलैंड ने भारत के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है, तो फिनलैंड में भारत के जो नए राजदूत होंगे वे रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में ये तीनों देख रहे हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं क्या भी राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो इन सभी का नाम देख लीजिए। गायत्री कुमार को ब्रिटेन का उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी का राजधानी बताया गया था, क्या है, तो पोर्ट मोरेस्बी। फिर CB जॉर्ज को कुवैत का। अगला प्रश्न है कि जयंती लाल नानोमा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह तीरंदाज यानी कि आर्चरी से संबंधित थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई लॉन्च की गई PM स्वनिधि के लाभार्थी कौन होंगे, तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, आपको बताते हैं कि जो ठेले से या सड़क के किनारे कुछ बेचते आपको मिलते हैं, तो उन्हीं के लिए ऐसा किया गया था। उनको 10,000 रुपये लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो यह किनके द्वारा, तो स्ट्रीट वेंडर के लिए किया गया था। यहाँ पे स्वनिधि का आपको फुल फॉर्म बताया गया था, तो इसे थोड़ा देख लीजिएगा, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अगला प्रश्न कल का था कि हाल ही में कोलैब ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑप्शन देखिए, कोलैब यह किसके द्वारा किया गया था, फेसबुक के द्वारा किया गया था। अगला है कि किसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सुधार टूल्स को विकसित किया है। जो सुधार टूल्स है यह क्या था, तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आपको जागरूक करेगा, आपको ऐसा सचेत करेगा। तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं।